बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सबका बीके मैथ्स क्लास पर। और हम क्या कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि यह 8वीं क्लास है और हम इसमें मैथ्स पढ़ेंगे। कल की क्लास में आपने रीजनिंग का अध्ययन किया था और आज हम मैथ्स में पीवाईक्यू सवालों को हल करेंगे और यह उसकी चौथी क्लास है। पीवाईक्यू लगाने की ये चौथी क्लास हो रही है। तो हम सीधे सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता हो चुकी है और हम किस स्तर पर हैं। यदि आप इन सवालों को आसानी से लगा सक रहे हैं तब आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग यानी जोड़ 403 है और बता रहा है कि पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन भी आपको यहां पर दिया हुआ है। और चलिए लगाते हैं सवाल, सीधा आते हैं कैसे लगेगी। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एलसीएम बराबर क्या है। एलसीएम जो दिया हुआ है ये क्या है, 12 गुणे एचसीएफ है। इतनी बात समझ में आई आपको। अच्छा, अब यदि एलसीएम बराबर 12 गुणे एचसीएफ है तो आप पाएंगे एचसीएफ और एलसीएम का योग भी बता रहा है। चलिए, एक बात तो आपको क्लियर हो गई। उसके बाद बता रहा है एलसीएम और एचसीएफ, इनको आप जोड़ देंगे इनका मान आ रहा है 403। ठीक, अब एलसीएम की जगह है आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 403, यानी 12 एचसीएफ यह था, एक यह हो गया, कुल मिला के 13 एचसीएफ बराबर 403। ठीक, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 13 से आप भाग दे देंगे। 13 का पहाड़ा 3 बार 39 और एक बार यानी 31। अब आपको इसका एचसीएफ भी पता हो गया और एलसीएम भी पता हो गया, यानी एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का 12 गुना होगा। तो आप आराम से यहाँ पर एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। 12 एक अन्नम 12 की 2 हासिल 1, 12 तिहाई 36 1 37। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एचसीएफ कितना है 31, एलसीएम क्या है, एचसीएफ का 12 गुना है। क्लियर, 12 एक अन्नम 12 के 2 हासिल 1, 12 तिहाई 36 1 37। ओके, आपको ज्ञात है कि किसी संख्या ए बी का एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी। इतना पता है आपको, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एचसीएफ क्या है 31, एलसीएम क्या है आप लिख लीजिए 12 गुणे 31, आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, बराबर पहली संख्या 93 है तो दूसरी संख्या मान लीजिए आप बी है। ठीक, आसानी से आप 31 से इसको काटेंगे तो आपका 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितनी बार, 4 बार जाएगा। तो दूसरी संख्या का मान क्या आ गया, 4 एकन्नम 4 और 4 तिहाई 12, यानी 124 आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई सवाल, बहुत अच्छी सवाल है। इस प्रकार की सवालों के आने की पूरी संभावना है। ठीक, अगली सवाल देखते हैं। चलिए, ज्योमेट्री से एक सवाल है। क्या पूछ रहा है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1, 2 और 3 के अनुपात में है तब यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, समकोण होगा या अधिक कोण कहेंगे इसे। चलिए, अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। ठीक, और इनका अनुपातिक योग अगर निकालेंगे क्या हो रहा है 6 बराबर यानी 180, तो एक की वैल्यू क्या हो जा रही है 30 अंश, यानी इनका मान क्या हो गया देखेंगे आप 30, 60 और 90। ठीक, और यदि किस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश का है तब आप उसे क्या कहेंगे, समकोण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि सवाल ले आए तो उनको बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात।
कोई डाउट? चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखें कैसे कह रहा है, कैसे लगाना है, हमें क्या समझते हैं इसको आप और कैसे इसे लगाएंगे। क्या कह रहा है, यदि n बराबर इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 12,345 का स्क्वायर धन 12,345 धन 12,346, तब आप अंडर रूट n का मान ज्ञात करें। बहुत अच्छी सवाल है। और यदि आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, कैसे लगाया जाएगा आपको नहीं पता है, तब आप बहुत समय इसमें खर्च कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं हम यहाँ, मान लीजिए कि इस संख्या का मान आपने 1 मान लिया। ठीक, इस संख्या को आपने क्या मान लिया, 1। तो n का मान क्या हो जाएगा देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका मान क्या हो गया, 2। इतनी बात समझ में आई। अगर यह 12,345 1 है तो 12,346 क्या होगा, एक में एक जुड़ गया, 2 हो जाएगा। n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो 4। तो आप जानते हैं अंडर रूट n बराबर क्या हो गया, 2। और 2 का मान क्या है, यह 2 की वैल्यू है। अगर यह 1 है, यह 2 है, यानी 12,346। ये समझ में आ गई बात। सवाल बहुत सरल हैं, वहां पर आपके ज्ञान को नहीं, आपकी समझदारी की परीक्षा होती है। इसलिए आप इन सवालों को बहुत ज्यादा ज्ञान न बखारेंगे, जब बल्कि समझदारी के साथ इसे हल कर लेंगे। ठीक, अगली सवाल देखिए। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी का आधा कार्य 3 बटे 4 समय में कर सकता है, उसी कार्य को दोनों एक साथ 18 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए, यहाँ पर कौन कौन है, ए है और बी है। ठीक, एक बी का आधा कार्य कर सकता है, यानी अगर बी 2 काम करता है, ए कितना करेगा, 1 करेगा। और बी का आधा कार्य कितने दिनों में, 3 बटे 4 समय में करता है, यानी ए को 3 समय लगेगा और बी को 4 समय लगेगा। अब ये क्या है, समय है। ठीक है, ये समय है, और ये क्या है, दोनों की क्षमताएं हैं, इफिशियंसी है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये 2 कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। चलिए, अब ये तो आपने देख लिया कि ए का क्षमता 1 है, समय 3 है, इसकी क्षमता दुगनी है, इसका समय लगता है 4 दिन लगता है। समझ में आ गई। अब इसमें आपको क्या करना है कि इस टाइम को आप बराबर कर लीजिए। अगर दोनों सेम समय में कितनी क्षमताएं दोनों की बनती हैं, तो इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए समझिए। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और 3 और 4 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, 12। दोनों को अगर 12 करना होगा, इसको भी आप 12 कर लीजिए, इसको भी आप 12 कर लीजिए, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। यानी जो टाइम होगा बराबर वाला, टी कह लीजिए इसे आप, तो क्या मिलेगा समय में, 4 से दोनों में गुणा करेंगे तो आप क्या पा जाते हैं, ए और बी की क्षमताओं को इधर देख लीजिए एक बार। 4 इकन्नम 4 और 4 तिहाई 12, और 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब ये दोनों जो टाइम है उनके बराबर हो गए, यानी बराबर समय में किसी काम को अगर ये 4 करता है, तब यह बी कितने करता है, 6 करता है। समझ में आ गई बात। चलिए, अब समझेंगे कि कैसे इसे हमें आसानी से लगाना है, बहुत आराम से देखेंगे। अब आपको दोनों के समय बराबर मिल गए। ठीक, तो आप देखेंगे कि इफिशियंसी दोनों की कितनी हो रही है, तो ए की बराबर 4 और बी की आपने निकाला 6, टोटल समय कितना मिल गया, इसका भी 12, इसका भी 12 टाइम। इतनी बात आपको पता हो गई। अब आप क्या निकालेंगे कि टोटल इफिशियंसी कितनी है। अगर दोनों एक दिन में काम करेंगे तो कितना कर लेंगे, यानी अगर यह जो ए है और बी है दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे, यानी टोटल क्षमता क्या जा रही है इनकी, टोटल ई यानी टोटल इफिशियंसी बराबर 10। समझ में आई बात। दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 1/10 भाग। और टोटल टाइम कितना लग रहा है उस काम को करने में, टोटल टाइम यानी बता रहा है उसी कार्य को दोनों मिलकर के कितना करते हैं, तो
18 समय लगता है, यानी 18 दिन लगता है। जब दोनों मिलकर करते हैं तो 10 काम होता है। अकेले और दोनों को समय कितना लगता है? 18 लगता है। यानी क्षमता 10 की है, समय 18 लग रहा है। तो वर्क कितना है, यानी टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 180। समझ में आई बात? इन बातों को आप ऐसे ध्यान देंगे, पहले आपने ए की क्षमता, बी की क्षमता, फिर उनको 3 समय लगा, इसको 4 समय लगा। अब समय को आप बराबर कर लीजिए। समय को बराबर करने के लिए इसमें आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 4 हैं। तो आपने गुणा किया तो 4 इकन्नम 4 और 4 तिहाई 12। इसमें 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। अब दोनों के समय बराबर हो गए हैं, लेकिन क्षमताएं दोनों की अलग अलग हैं। जैसे ही आप इसमें फिर देखेंगे तो अनुपात अगर ऐसे भाग दे देंगे तो फिर वही संख्या आपको 1 3 और 2 4 की मिल जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखिए ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 6 है, तो टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई? 10। और कह रहा है उसी कार्य को अगर दोनों मिलकर करते हैं, कितने में करते हैं? तो 18 दिन में करते हैं। तो जो समय हो गया, क्षमता हो गई, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 180। अब 180 कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है। टोटल कार्य और बटे बी की क्षमता, यानी 180 और बी की क्षमता कितना निकाला है आपने? 6। यानी कितना दिन लगेगा उसे? 30 दिनों में इस कार्य को कर देगा। समझ में आई बात? कोई डाउट हो तो आप इस क्लास को एक बार थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझ लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और इस प्रकार की सवालों को इससे शार्ट तरीका कोई भी उपलब्ध नहीं है। ठीक, ऐसे ही आप लगाएंगे ए की क्षमता, बी की क्षमता, ए को समय, बी को समय क्या लगा, ठीक, और इनको समय को आप बराबर कर लेंगे। इस प्रकार के कार्यों में समय को आप पहले बराबर करेंगे तभी सवाल लगेगी। ठीक, समय आपने बराबर किया तो इनके कार्यों का अनुपात ये आ गया। अब टोटल ये जो कार्य का अनुपात आया इसे आपने जोड़ लिया, तो टोटल आपको 1 दिन की क्षमता मिल गई दोनों की। 1 दिन का दोनों समय दिया हुआ है, आपने कार्य निकाल लिया। जब आपको टोटल कार्य पता हो गया, बी की जो क्षमता थी उससे आपने कार्य में भाग दे दिया, तो यानी उसका समय निकल आया। क्लियर? अगली सवाल देखिए। चलिए बच्चों, अब आप एक अलजेब्रा की सवाल देख लीजिए। ये भी पीआईक्यू की ही सवालें हैं। क्या कह रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बटे बी स्क्वायर प्लस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर जी 1। तब आप इस व्यंजक का क्या करें? मान बताएं क्या होगा। ऑप्शन में 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। चलिए, अगर आपको यह सवाल नहीं लग रही हो तो हमने अलजेब्रा की करीब 8 बेसिक क्लासें पढ़ाई हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके उन 8 क्लासों को इत्मीनान से देख लीजिए। अभी बहुत समय है, आसानी के साथ आप पूरी अपने कोर्स को तैयार कर सकते हैं। चलिए, इस सवाल में आपको ए, बी और सी की वैल्यू खुद सोचनी है कि क्या रखा जाए, क्या मान सकते हैं। तो आप इस सवालों में, आपको मैंने बताया है, किसी भी संख्या को पहले आप 0 मान सकते हैं आसानी के साथ। चाहे आप ए को मान लीजिए, चाहे बी को मान लीजिए, चाहे सी को 0 मान लीजिए। चलिए, तभी यह संतुष्ट हो जाएगा। इसको हम 1 को 0 मान लेते हैं, ए को, और मान लीजिए बी और सी को आप 1 1 आराम से मान सकते हैं। चलिए, तो अगर आप ए को 0 मान सकते हैं तो आप देखेंगे जहां जहां ए होगा पहले तो उसका मान 0 हो गया, यानी यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। और यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, खत्म हो गया। ये भी ए है और ये भी, इसमें भी ए खत्म हो गया। और जहाँ पर बी सी है, इनका मान -1 और +1 देखेंगे, इसका मान क्या हो गया? 1 बटे 1, मतलब -1 बटे +1 प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यानी बी का मान भी 1, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का मान, इस दोनों का मान 1 हो गया। और प्लस यहाँ देख रहे हैं तो इनका मान भी 1 और 1 हो गया। अब क्या पाते हैं आप? इसका मान क्या हो गया? -1 +1 और +1। ठीक, तो -1 से +1 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1।
यानी यदि आप ए बी सी के ये मान रखते हैं तब आप इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हैं। अब आपको ज्ञात करना है कि इस ए बी सी की वैल्यू इसमें रखने पर क्या प्राप्त होगी। तो आप जानते हैं जैसे ही आप ए की वैल्यू 0 रखेंगे, ए की वैल्यू 0 रखेंगे, यह 0 हो गया। यह 0 होने से इस पूरे व्यंजक में इसका पूरे का मान क्या हो गया, तो 0 हो गया। आगे बढ़िए, प्लस जाते हैं, यहाँ पर ए है, ए का मान 0 हो गया, और बी का मान क्या हो गया, 1/1, और यहाँ पर ए बी है, ए से बी में गुणा होगा भी 0, और सी का मान भी 1 होगा। यानी इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, इसकी वैल्यू आपको मिल गई 2। ठीक, इस प्रकार की सवालों को ऐसे ही हल किया जाता है, यही इनका तरीका है। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको पूरा अर्थमेटिक और अलजेब्रा पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए अगली सवाल देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की सवालें हैं। क्या कह रहा है, कोई एक राशि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर 6 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, तब कितने समय में 27 गुना हो जाएगी। चलिए, क्या कह रहा है कि कोई राशि है जो 9 टाइम यानी 9 गुना होती है, कितने में, 6 वर्षों में। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है यही रकम 27 टाइम यानी 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक, चलिए अब यहां पर आप देखते हैं कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, घातों का ज्यादा प्रभाव होता है, घातों के हिसाब से सवालों को हल की जाती है। तो यहां हम देखेंगे यह 9 जो है क्या हो रहा है, इसे आप 3 की घाते 2 लिख सकते हैं। ठीक, और 27 को आप देखेंगे तो 3 की घाते आप 3 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब आप देखेंगे जब ये 2 है तब ये 6 हो जाता है, यानी 2 की वैल्यू आपको 6 मिल रही है, यानी 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 3। समझ में आई बात। अगर यहाँ 2 है तो 6 हो जाता है, या कि 2 होने में 6 लग जाता है, ऐसे समझ लीजिए। 1 होने में 3 लगेगा, क्लियर बात समझ आ रही। यानी किसी धन का 2 गुना होने में आपको 6 वर्ष लग रहे हैं, 1 गुना रहने में तो 3 लग जाएंगे, यानी 1 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 2 वर्ष में 6 गुना हो गया, तो 3 में क्या हो जाएगी वैल्यू। चलिए 3 होने में कितना समय लगेगा, 1 में अगर 3 लग रहा है, 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, यानी 3 की वैल्यू हो गई 3 गुणे 3 बराबर 9 वर्ष। बस, तो सवाल को आप इस तरह से लगाएं, इस प्रकार से समझें, इनके कॉन्सेप्ट को आप समझें, क्योंकि परीक्षा में बहुत से बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ बच्चे टॉप मेरिट में जाते हैं, कुछ किसी तरह से पास हो जाते हैं, और अधिकतर बच्चे शिकायत करते हुए परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। ठीक, तो उनको सवाल सभी बच्चे लगा सकते हैं, अगर उनको समय दिया जाए तो लगभग सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे सवालों को हल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको समय के अंदर सवाल को लगाना है। ठीक, तो सबसे कम समय में किस प्रकार सवाल को लगाएंगे, इसे आपको समझना जरूरी है। समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर आपको रीजनिंग की क्लास लेकर मिलेंगे, और परसों PIQ इसके आगे जो होंगे वो भी लगवाए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो, आपके लिए उपयोगी क्लास है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।